हेलो दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है इश्क या सौदा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रम राठौर देश का सबसे बड़ा बेरहम और खतरनाक बिजनेस टाइकून, दिल बिल्कुल पत्थर, जिसे अतीत के धोखे ने बेहद क्रूर और जिद्दी बना दिया। वहीं निशा शर्मा एक बेहद मासूम, खूबसूरत और चुलबुली लड़की, जिसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने लालच में एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जहां उसकी आबरू का सौदा होने वाला है। तो चलिए अब हम आगे की कहानी में सब कुछ जानेंगे। रात के 2 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध से कोसों दूर एक पुरानी और बेहद आलीशान हवेली के भीतर का माहौल खौफनाक और अश्लील था। यहाँ ऊंचे घरानों के रईसों की गंदी हंसी, महंगी शराब के गिलासों की खनक और नोटों की गूंज हवा में तैर रही थी। यह शहर का सबसे बड़ा और गुप्त ग्रे मार्केट ऑक्शन था, जहाँ किसी बेजान सामान की नहीं बल्कि मजबूर और खूबसूरत लड़कियों के जिस्म की सरेआम बोली लगती थी। एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में 19 साल की निशा अपने घुटनों के बल बैठी थर थर कांप रही थी। उसका गुलाबी रंग का रेशमी सूट जगह जगह से फटा हुआ था, जिससे उसकी गोरी पीठ, नाजुक कंधे और कमर का हिस्सा सरेआम दिख रहे थे। यह उसके सगे चाचा की दरिंदगी का सबूत था, जिसने अपनी जुए का कर्ज उतारने के लिए निशा को इस नरक के ठेकेदारों के हाथों बेच दिया था। निशा की आंखों से बह रहे आंसू उसके मासूम चेहरे पर लगी धूल को धो रहे थे। उसकी सांसें डर के मारे उखड़ रही थी। चल लड़की, तेरा वक्त आ गया है। एक भारी और भेड़िए जैसी डरावनी आवाज कमरे में गूंजी। एक मोटे बदसूरत आदमी ने निशा के लंबे काले बालों को पीछे से बेरहमी से पकड़ा और उसे एक झटके से खड़ा करके स्टेज की तरफ खींचने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। मैं पाई पाई चुका दूंगी, मुझे मत भेजिए। निशा चीखी, चिल्लाई। उसने उस आदमी के हाथ पैर जोड़े, पर वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जिस्म के भूखे शिकारी थे। जैसे ही निशा को बड़े से आलीशान स्टेज पर लाया गया, ऊपर लगी तेज फ्लैश लाइट्स सीधे उसके जिस्म पर पड़ी। उसकी खौफ से फटी आंखें, कांपते हुए गुलाबी होठ, फटे कपड़ों से झांकती उसकी नाजुक गोरी त्वचा और भीगा हुआ मासूम चेहरा देखकर हॉल में बैठे हवस के पुजारियों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। मर्दों की भूखी नजरें निशा के बदन को बुरी तरह नोच रही थी। स्टेज पर खड़े एंकर ने माइक हाथ में लिया और सातिराना मुस्कान के साथ जोर से बोला, तो भाइयों, पेश है आज रात की सबसे नायाब और कोरी कली, उम्र सिर्फ 19 साल। इसकी बोली शुरू होती है पूरे 20 लाख रुपए से 25 लाख। हॉल के एक कोने से एक शराबी बूढ़े ने निशा के बदन को घूरते हुए अपनी तख्ती उठाई। 30 लाख। दूसरी तरफ से एक रईस ज्यादा चिल्लाया, 50 लाख। बोलियां लगातार बढ़ रही थी और निशा ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वह इस जिल्लत को झेलने से बेहतर मर जाना पसंद करती। जब बोली बढ़ते बढ़ते 80 लाख तक पहुंच गई तो एक एंकर ने हाथ में लकड़ी का हथौड़ा उठाया और चिल्लाया, 80 लाख एक, 80 लाख दो, 10 करोड़। एक ऐसी ठंडी भारी और रौबदार आवाज हॉल में गूंजी कि पूरे परिसर में सन्नाटा पसर गया। सबकी सांसें जहां की तहां अटक गई। किसी ने 80 लाख की बोली को सीधे 10 करोड़ में बदल दिया था। सबने चौंक कर पीछे बनी वीआईपी कैबिन की तरफ देखा, जहां अंधेरे में एक मखमली सोफे पर एक शख्स बैठा था। उसके एक हाथ की उंगलियों में महंगे सिगार का धुआं उड़ रहा था। वह कोई और नहीं, विक्रम राठौर था। उसके चेहरे पर एक जानलेवा खामोशी और एक ऐसा ऑरा था जो सामने वाले का खून जमा दे। एंकर का हाथ कांपने लगा। द 10 करोड़। मिस्टर विक्रम राठौर की तरफ से 10 करोड़। क्या कोई और इससे ऊंची बोली लगाना चाहेगा? पूरे हॉल में किसी की इतनी औकात नहीं थी जो विक्रम राठौर के सामने खड़े होने की जुर्रत भी कर सके। 10 करोड़ एक, 10 करोड़ दो, 10 करोड़ तीन। शॉल्ड, यह लड़की आज से आपकी हुई मिस्टर विक्रम।
एंकर ने डर से थूक निगलते हुए हथौड़ा मार दिया। निशा ने खौफ से अपनी रोती हुई आंखें उठाई और उस कैबिन की तरफ देखा। अंधेरे से निकलकर विक्रम रोशनी के घेरे में आया। उसकी 6 फीट से ऊंची कदकाठी, काले रंग का सूट और उसकी आंखों में छिपा वो खतरनाक पागलपन देखकर निशा का कलेजा कांप गया। वह स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। वह निशा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। निशा ने डर के मारे अपने फटे कपड़ों को समेटते हुए अपने बदन को छिपाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन विक्रम ने बिना किसी रहम के उसकी नाजुक ठुंडी को अपनी फौलादी उंगलियों की गिरफ्त में दबोचा और उसका चेहरा ऊपर उठा दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि निशा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। विक्रम ने उसकी खौफज़दा आंखों में झांका और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसकी नजरें निशा के कांपते हुए होठों और फटे सूट से दिख रहे उसके गोरे बदन पर टिक गई। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी होकर गूंजी। तुम्हें क्या लगा था निशा शर्मा, तुम इस बाजार से इतनी आसानी से आज़ाद हो जाओगी? आज से तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारी रूह पर और तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैंने तुम्हें पूरी तरह खरीद लिया है। निशा ने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप 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 कौन हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों खरीदा आपने? विक्रम की उंगलियों की पकड़ उसकी ठुंडी पर और मजबूत हो गई। उसने निशा के चेहरे को अपने बेहद करीब खींचा, यहाँ तक कि विक्रम की गर्म सांसें निशा के चेहरे पर महसूस होने लगी। उसने सूखी आवाज में कहा, इसे गाड़ी में डालो। इस मासूम चेहरे के पीछे इसके खानदान का जो गंदा और धोखेबाज खून है, उससे अपनी तबाही का बदला लेने का वक्त अब शुरू होता है। विक्रम ने उसे एक झटके से छोड़ा, जिससे निशा फर्श पर गिर गई। जब बॉडीगार्ड्स निशा को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे तो वह समझ चुकी थी कि वह विक्रम के इस काले पिंजरे में कैद होने जा रही है, जहां से मौत भी उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकती। नीले रंग की चमचमाती मखमली सीटों वाली वो आलीशान लिमोजिन गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के भीतर का माहौल इतना भारी और दमघोटू था कि हवा में भी एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। गाड़ी के पिछले हिस्से में घना अंधेरा था, जहां केवल एक छोटी सी पीली लाइट जल रही थी। निशा गाड़ी के ठंडे फर्श पर अपने घुटनों को सीने से हटाए सिमटी हुई बैठी थी। उसका गुलाबी रंग का रेशमी सूट, जो पहले ही स्टेज पर तार तार हो चुका था, अब उसके जिस्म को ढकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। उसकी गोरी पीठ, नाजुक कंधे और कमर का कुछ हिस्सा उस मखमली फर्श को छू रहे थे, जिससे उसे ठंड का एहसास हो रहा था। विक्रम सोफे पर पैर चढ़ाए पूरी रईसी और रौब के साथ बैठा था। उसके एक हाथ की उंगलियों के बीच दबा हुआ महंगा सिगार अंधेरे में लाल चिंगारी की तरह सुलग रहा था। वह बिना पलक झपकाए सिगार का एक लंबा कस खींचता और धुएं का गुबार छोड़ देता। उस धुएं के पार से उसकी गहरी भूखी और शातिर नजरें सिर्फ और एक ही जगह टिकी हुई थी, निशा के कांपते हुए नाजुक बदन पर। मर्दों की नजरों से डरने वाली निशा इस समय विक्रम की आंखों में छुपे उस अजीब से सम्मोहन और क्रूरता को देखकर अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोना बंद करो निशा शर्मा। विक्रम की आवाज उस बंद गाड़ी के भीतर किसी भारी लोहे की तरह गूंजी। तुम्हारे इन आंसुओं की इस गाड़ी में या मेरी जिंदगी में कोई कीमत नहीं है। तुम अब कोई आजाद लड़की नहीं हो जिसे अपनी मर्जी से रोने या हंसने का हक हो। 10 करोड़ की कीमत चुकाई है मैंने तुम्हारी इस मासूमियत की, और इस कीमत का एक एक कतरा मैं तुम्हारे उस धोखेबाज खानदान से वसूल करूंगा, जिसने सालों पहले मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी। निशा ने कांपते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल आंसुओं के पानी से घुलकर उसके गालों पर बह आया था, जिसके कारण गोरा चेहरा और भी ज्यादा मासूम और बेबस लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी हथेलियां डर के मारे पसीने से भीग चुकी थी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मेरे चाचा या मेरे खानदान ने आपके साथ क्या किया है। मैं तो बस अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मुझे इस नरक से निकाल दीजिए। मैं ताउम्र आपकी गुलाम बनकर रहूंगी, पर प्लीज़ मुझे इस तरह मत डराइए। विक्रम के चेहरे पर निशा की इस बेबसी का कोई असर नहीं हुआ। उसके पत्थर दिल में रहम नाम का कोई लफ्ज नहीं था। उसने सिगार का एक और गहरा कस लिया और गाड़ी की खिड़की को थोड़ा सा नीचे करते हुए धुआं बाहर छोड़ दिया। उसने अपनी ठंडी आंखें निशा पर टिकाई और कहा, गुलाम,
तुम आज इस बाजार में कदम रखते ही मेरी गुलाम बन चुकी हो, लेकिन मेरी गुलामी के नियम बहुत अलग हैं। यहाँ तुम्हें सिर्फ काम नहीं करना, बल्कि मेरी नफरत और मेरे इस पागलपन को अपने इस बदन पर झेलना होगा। तभी गाड़ी एक बहुत बड़े काले रंग के लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। यह गेट किसी किले के दरवाजे जैसा था, जिसके ऊपर सोने के अक्षरों में लिखा था, राठौर मैंसन। इस विशाल साम्राज्य के भीतर कदम रखने का मतलब था कि बाहरी दुनिया से आपका हर नाता हमेशा के लिए टूट चुका है। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई और एक बहुत बड़े फव्वारे के सामने जाकर रुक गई। विक्रम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पूरी टसक के साथ बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े अपने दो वफादार और लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स को सिर्फ अपनी आंखों में से एक इशारा किया। उस बॉडीगार्ड्स ने बिना किसी देरी के निशा को गाड़ी के फर्श से घसीटते हुए बाहर निकाला। निशा की एक सैंडल पहले ही गाड़ी में छूट चुकी थी और उसका दूसरा पैर भी अब मैंसन के बर्फीले ठंडे संगमरमर के फर्श पर घिसट रहा था। छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, निशा चिल्लाई। लेकिन उसकी आवाज़ उस आलीशान मैंसन के ऊंचे बरामदों और सन्नाटे में गूंज कर गायब हो गई। वहां काम करने वाले नौकर चाकर भी सिर झुकाए खड़े थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह विक्रम राठौर के काम के बीच में अपनी नजरें भी उठा सके। विक्रम तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने पर्सनल पेंट हाउस बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था, जो बैंसन की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। उसके जूतों की खटखट की आवाज पूरी सीढ़ियों पर गूंज रही थी, जो निशा के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। बॉडीगार्ड्स निशा को खींचते हुए उस आलीशान बेडरूम के भीतर ले गए और विक्रम के एक मामूली से हाथ के इशारे पर उसे फर्श पर पटक कर तुरंत बाहर चले गए। दरवाजा एक बहुत भारी और गूंजती हुई आवाज के साथ बंद हो गया और उसमें ऑटोमेटिक लॉक लग गया। निशा ने घबरा कर फर्श पर बैठे बैठे ही पूरे कमरे का जायजा लिया। वह कमरा किसी आम बेडरूम जैसा नहीं था, बल्कि वह किसी राजा के गुप्त तहखाने जैसा आलीशान और रहस्यमयी था। पूरे कमरे में सिर्फ काले गहरे लाल और सोने के रंग का इस्तेमाल किया गया था। दीवारों पर अजीब सी डार्क पेंटिंग्स लगी हुई थी। कमरे के बिल्कुल बीच में एक विशाल किंग साइज बेड था, जिस पर काले रंग की सिल्क की चादर बिछी हुई थी, जो रोशनी में चमक रही थी। कमरे की लाइटें बहुत मध्यम थी, जिससे वहां का माहौल बेहद इंटीमेट और डार्क लग रहा था। विक्रम ने सोफे के पास जाकर अपनी कलाई की महंगी रोलेक्स घड़ी उतारी और उसे टेबल पर रख दिया। इसके बाद उसने अपने काले रंग के सूट के कोट के बटन खोले और उसे उतारकर लापरवाही से सोफे पर फेंक दिया। अब वह सिर्फ एक चुस्त ब्लैक शर्ट और ट्राउजर में था। उसने अपने गले के पास बने शर्ट के ऊपर के 3 बटन एक एक करके खोले, जिससे उसकी चौड़ी कसरती और गठीली छाती साफ नजर आने लगी। उसकी छाती पर एक पुराना निशान था, जो शायद किसी गहरे जख्म का था। उसका यह रौद्र और आकर्षक रूप देखकर निशा का गला सूख गया। वह डर के मारे फर्श पर पीछे खिसकने लगी। उसका फटा हुआ सूट बार बार उसके पैरों में फंस रहा था, जिससे उसकी गोरी जांघें और नाभि का हिस्सा पूरी तरह उजागर हो रहा था। वह तब तक पीछे खिसकती रही जब तक कि उसकी पीठ कमरे की ठंडी दीवार से नहीं जा टकराई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम बहुत धीमी गति से एक भूखे तेंदुए की तरह निशा की तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा ठहराव और खतरनाक औरा था। वह निशा के बिल्कुल करीब आकर रुक गया और फिर धीरे से अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। निशा ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से अपने फटे हुए कुर्ते को सीने से भींच लिया, ताकि वह खुद को उसकी नजरों से बचा सके। अपनी ये खूबसूरत आंखें खोलो निशा शर्मा। विक्रम की आवाज इतनी धीमी लेकिन वजनदार थी कि निशा चाहकर भी उसके हुक्म को टाल नहीं सकी। निशा ने कांपते हुए अपनी लंबी पलकें उठाई। उसकी भीगी हुई आंखों में इस समय सिर्फ और सिर्फ विक्रम का चेहरा दिखाई दे रहा था। विक्रम ने अपना एक बड़ा गर्म और खुरदरा हाथ निशा के दाहिने कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श इतना अचानक और गर्म था कि निशा के पूरे बदन में बिजली का एक करंट सा दौड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह एक अनजान सिरहन से कांप उठी। विक्रम की लंबी उंगलियां निशा की मखमली और गोरी त्वचा पर बहुत धीरे धीरे रेंगने लगी। वह उसके कंधे से होते हुए उसकी गर्दन तक आई। उसने अपनी उंगलियों के दबाव से निशा के चेहरे को अपनी तरफ थोड़ा सा उठाया। अब दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ 2 इंच का फासला था। विक्रम की गर्म और तेज सांसें निशा के थरथराते हुए गुलाबी होठों पर सीधे पड़ रही थी, जिससे निशा की सांसें भी उखड़ने लगी थी।
तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो निशा। विक्रम की आवाज़ अब बेहद गहरी और मदहोश कर देने वाली हो चुकी थी, लेकिन उसमें छिपा खतरा अभी भी बरकरार था। इस बाजार के दलदल में तुम्हारी जैसी कोरी कली का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन अफसोस कि तुम उस इंसान की अमानत हो जिससे मुझे नफरत है। अब इस खूबसूरत जिस्म को मेरी शर्तों पर नाचना होगा। आपकी आपकी क्या क्या शर्तें हैं? निशा ने रोते हुए बेहद धीमी आवाज में पूछा। उसका बदन विक्रम के इतने करीब होने की वजह से अजीब तरह से तप रहा था। विक्रम के होठों पर एक गहरी और सातिन मुस्कान आई। उसने निशा की कमर के पास हाथ डाला और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक आए झटके से निशा का कोमल और नाजुक बदन विक्रम की सख्त चौड़ी छाती से पूरी तरह चिपक गया। निशा के सीने की धड़कन सीधे विक्रम की धड़कन में महसूस हो रही थी। निशा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली, लेकिन विक्रम ने तुरंत अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ पर कस दिया, जिससे उसकी खुली पीठ पर विक्रम की गर्म उंगलियों का दबाव और बढ़ गया। मेरी पहली शर्त यह है निशा शर्मा, विक्रम ने उसके कान के बिल्कुल पास झुककर अपनी भारी आवाज में कहा, जिससे उसकी सांसें निशा के कान के पर्दे को छू रही थी, कि आज की इस रात से लेकर जब तक मैं ना चाहूं तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। और हर रात जब मैं इस कमरे में आऊंगा तो तुम्हें अपने इस वदन से मेरी नफरत की आग को शांत करना होगा। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे चाचा की लाश कल सुबह इस शहर के चौराहे पर मिलेगी। अब तुम खुद चुनो, सौदा मंजूर है या मौत। निशा का पूरा बदन विक्रम की बाहों में जकड़ा हुआ था। वह उसकी ताकत के सामने एक तिनके जैसी थी। उसकी उंगलियों का स्पर्श निशा के बदन पर एक अजीब सा नशा और खौफ दोनों एक साथ पैदा कर रहा था। वह रोते हुए बस विक्रम की आंखों में देख रही थी, जहां केवल उसका जुनून और बदला साफ नजर आ रहा था। राठौर मेंशन के उस आलीशान पेंट हाउस बेडरूम के भीतर की हवा अब और भी ज्यादा भारी, गर्म और मदहोश कर देने वाली हो चुकी थी। कमरे की दीवारों पर लगी हल्की लाल और सुनहरी लाइटों की मध्यम रोशनी फर्श पर पड़े इन दोनों जिस्मों पर इस तरह बिखर रही थी कि मानो कोई डार्क पेंटिंग जीवंत हो उठी हो। निशा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज इस सन्नाटे में साफ सुनाई जा सकती थी। वह विक्रम राठौर की मजबूत और फौलादी बाहों के बीच पूरी तरह जकड़ी हुई थी। उसकी सख्त और कसरती छाती से निशा का कोमल बदन इस कदर चिपका हुआ था कि दोनों के बीच हवा के गुजरने की भी जगह नहीं बची थी। जवाब दो निशा शर्मा। विक्रम की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास किसी धारदार खंजर की तरह गूंजी। उसकी गर्म और भारी सांसें निशा की संवेदनशील गर्दन और कान के निचले हिस्से को छू रही थी, जिससे निशा के पूरे बदन में करंट की एक तीव्र लहर दौड़ गई। मेरी शर्तें मानकर इस बिस्तर पर मेरी नफरत और मेरे इस जुनून को झेलने के लिए तैयार हो, या कल सुबह अपने उस चहेते चाचा की लाश देखना चाहती हो। मेरी उंगलियों में इतनी ताकत है कि एक फोन कॉल पर तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। निशा की आंखों से लगातार बह रहे आंसू अब सूखने लगे थे और उनकी जगह एक अजीब से खौफ और बेबसी ने ले ली थी। उसके गुलाबी सूट का फटा हुआ कपड़ा जब विक्रम के ब्लैक शर्ट के खुरदरे बटन से रगड़ खा रहा था, तो उसे अपनी त्वचा पर एक अजीब सी जलन और सिरहन महसूस हो रही थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से विक्रम की शर्ट के कॉलर को पकड़ने की कोशिश की, ताकि वह खुद को थोड़ा पीछे धकेल सके, लेकिन विक्रम की पकड़ उसकी पतली कमर पर इतनी मजबूत थी कि वह टस से मस नहीं हो रही थी। प्लीज, निशा के गुलाबी और सूखे होठों से सिर्फ यही एक लफ्ज बेहद धीमी लड़खड़ाती हुई आवाज में निकला। मुझे मुझे मत मारिए, मुझे इस तरह मजबूर मत कीजिए। मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे चाचा ने जो किया उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या आपको एक बेबस और लाचार लड़की के जिस्म को तड़पाकर सुकून मिलेगा? विक्रम के चेहरे पर एक क्रूर, मदहोश और जानलेवा मुस्कान उभर आई। उसने अपनी फौलादी उंगलियों का दबाव निशा की नाजुक कमर पर और बढ़ा दिया, जिससे निशा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। सुकून? विक्रम राठौर की डिक्शनरी में सुकून नाम का कोई शब्द नहीं है निशा। मुझे सुकून नहीं, मुझे बदला चाहिए। और जब बदला इतना खूबसूरत और कोमल हो तो उसे लेने का मजा और भी बढ़ जाता है। तुम्हारे चाचा ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीनी थी, और अब मैं उसकी सबसे कीमती अमानत यानी तुम्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगा। यह कहते ही विक्रम ने बिना किसी चेतावनी के निशा को अपनी बाहों में उठाया। निशा के पैर हवा में लहराए और उसने घबरा कर अपने दोनों हाथ विक्रम के
मजबूत कंधों के इर्द गिर्द लपेट दिए। विक्रम की ब्लैक शर्ट के खुले हुए बटनों के पार से उसकी गर्म और कसरती छाती का सीधा स्पर्श निशा की हथेलियों को महसूस हो रहा था। विक्रम की आंखों में इस समय एक ऐसा काला और गहरा अक्ष था जिसे देखकर निशा समझ गई कि आज की रात उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। विक्रम ने बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ कमरे के बीचों बीच बने उस किंग साइज बेड की तरफ बढ़ा। उसने निशा को उस काली सिल्क की चादर पर बिल्कुल धीरे से लेकिन एक अजीब से अधिकार के साथ पटक दिया। सिल्क की वो चादर बेहद ठंडी थी और जैसे ही निशा का गर्म बदन उस पर गिरा वह एक बार फिर सहर उठी। वह तुरंत उठकर बेड के दूसरे कोने की तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रम की फुर्ती किसी तेंदुए जैसी थी। उसने एक ही झटके में निशा के दोनों पैरों को टनकों से पकड़ा और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सिल्क की चादर पर घिसटने की वजह से निशा का कुर्ता ऊपर की तरफ खिसक गया, जिससे उसकी गोरी सुडैल और उसकी पतली कमर का पूरा हिस्सा कमरे की मध्यम रोशनी में पूरी तरह उजागर हो गया। विक्रम बेड पर आ गया और वह निशा के बिल्कुल ऊपर अपने दोनों हाथों का वजन बेड पर टिकाकर झुक गया। अब निशा पूरी तरह से विक्रम की भारी और कसरती जिस्म के नीचे कैद हो चुकी थी। ऊपर से विक्रम का ऑरा और उसकी आंखों का सम्मोहन निशा को हिलने तक की इजाजत नहीं दे रहा था। भागने की कोशिश भी मत करना, विक्रम ने बहुत धीमी गहरी और फुसफुसाती हुई आवाज में कहा। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी लंबी उंगलियां निशा के माथे पर बिखरे काले बालों की लटों को हटाने लगी। उसका स्पर्श अब पहले से थोड़ा धीमा था, लेकिन उसमें छुपा हुआ खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह अपनी उंगलियों को निशा के गालों के नीचे लाते हुए उसके थरथराते हुए गुलाबी होठों पर ले आया। उसने अपने होठों से निशा के निचले होठों को थोड़ा सा दबाया, जिससे निशा की सांसें और भी ज्यादा तेज हो गई। निशा का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। विक्रम का चेहरा उसके इतने करीब था कि वह विक्रम की आंखों की पुतलियों में अपनी खुद की बेबस छवि देख पा रही थी। आप आप क्या करने वाले हैं? निशा ने डर और एक अनजानी उत्तेजना की घोलमेल से भरी आवाज में पूछा। उसका पूरा बदन इस समय विक्रम की निकटता की वजह से पूरी तरह से तप रहा था, मानो उसके भीतर भी कोई अनजान आग सुलगने लगी हो। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजरें निशा के होठों से हटाकर उसके फटे हुए सूट के उस हिस्से पर टिकाई जहां से उसके सीने की मखमली त्वचा और उसके नाजुक कंधे साफ नजर आ रहे थे। विक्रम के हाथ की उंगलियां अब निशा के गले के नीचे की नाजुक त्वचा पर रेंगने लगी। उसने निशा के कुर्ते के बचे हुए एक बटन को अपनी उंगलियों से पकड़ा और एक झटके में उसे तोड़ दिया। एक हल्की सी चरचराहट की आवाज के साथ निशा का कुर्ता सामने से पूरी तरह खुल गया, जिससे उसका बेदाग गोरा और यवन से भरपूर बदन उसकी उस ठंडी हवा के सामने पूरी तरह बेपर्दा हो गया। निशा की लौकलाज और डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने तुरंत उसके दोनों हाथों को अपनी एक ही मजबूत हथेली में दबोचा और उन्हें निशा के सिर के ऊपर बेड की चादर पर पिन कर दिया। अब निशा पूरी तरह से असहाय थी। उसका खुला हुआ बदन, उसकी कांपती हुई नाभि और उसका तेजी से धड़कता हुआ सीना, सब कुछ विक्रम की भूखी नजरों के सामने था। विक्रम ने झुककर अपने होंठ निशा की गर्दन के सबसे संवेदनशील हिस्से पर रख दिए। उसका यह पहला सीधे जिस्मानी स्पर्श इतना तीव्र और गर्म था कि निशा के मुंह से एक तीखी सिसके निकल गई। विक्रम ने अपनी जुबान और होठों से निशा की गर्दन पर अपनी नफरत और अपने अधिकार की पहली मुहर लगानी शुरू कर दी। वह अपनी शाख और अपने ऑरा के साथ निशा के बदन को पूरी तरह से अपना बना रहा था। निशा ने अपने पैर बेड पर पटके उसने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन विक्रम का वजन और उसकी ताकत के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। जैसे जैसे विक्रम की होंठ उसकी गर्दन से नीचे उतरकर उसके नाजुक कंधों और आगे की तरफ बढ़ने लगे, निशा के भीतर का डर धीरे धीरे एक अजीब सी मदहोशी और समर्पण में बदलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बेरहम इंसान से नफरत करे या उसे इस जानलेवा आकर्षण में खुद को पूरी तरह से सौंप दे। विक्रम की उंगलियां अब निशा की कमर के कर्व्स को टटोल रही थी, जिससे दोनों के बीच की बची कुची दूरियां भी पूरी तरह से मिटती जा रही थी। राठौर मैंसन के उस बंद कमरे में रात के इस तीसरे पहर में नफरत और जुनून की एक ऐसी दास्तां लिखी जा रही थी जिसका
शांत किसी को नहीं पता था। राठौर मेंशन के उस बंद कमरे में सुबह की पहली किरण जब काली सिल्क के पर्दों को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई तो कमरे का नजारा रात के उस खौफनाक और जुनूनी मंजर की गवाही दे रहा था। बेड पर चारों तरफ काली चादर बिखरी हुई थी। निशा बेड के एक कोने में खुद को समेटे सफेद मखमली रजाई को अपने बदन से बुरी तरह भींची सो रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के सूखे निशान थे और उसकी गोरी गर्दन और नाजुक कंधों पर लाल रंग के वो गहरे निशान साफ चमक रहे थे जो रात को विक्रम राठौर ने अपनी नफरत और बेपनाह जुनून से उसके कोरे जिस्म पर उकेरे थे। रात को विक्रम ने निशा के जिस्मानी और रूहानी वजूद को इस कदर झकझोर कर रख दिया था कि उसका पूरा बदन अभी भी हल्के बुखार से तप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेरहम और साथ ही इतना मदहोश कर देने वाला हो सकता है। विक्रम की छुअन ने जहाँ उसे खौफ से भर दिया था वहीं उसके भीतर एक ऐसी अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। तभी बेडरूम का भारी दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुला। निशा ने घबरा कर अपनी आंखें खोली और रजाई को अपने सीने पर और कस लिया। उसे लगा कि विक्रम वापस आ गया है, लेकिन सामने कोई मर्द नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी सन संजीदगी और उसने नौकरों वाली सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। घबराओ मत बच्ची, छोटे मालिक नीचे हॉल में है, उस औरत ने बेहद धीमी और हमदर्द आवाज़ में कहा। वह हाथ में एक महंगा सा सूप का कटोरा और कुछ दवाइयाँ लिए हुई थी। मेरा नाम सावित्री है, मैं इस मैंसन की हेड केयर टेकर हूँ। पिछले 25 सालों से राठौर खानदान की सेवा कर रही हूँ। निशा ने रोते हुए अपनी भर्राई आवाज़ में पूछा। सावित्री अम्मा, वो मुझे कहाँ ले आए हैं? वह मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ मुझे यहाँ से भगा दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। सावित्री की आंखों में निशा को देखकर गहरा रहम आया, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। इस मेंशन की दहलीज लांघने के बाद यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ छोटे मालिक यानी विक्रम राठौर की मर्जी से ही खुलता है बच्ची। तुम्हारे चाचा धीरज शर्मा ने जो पाप किया था उसकी सजा आज तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। विक्रम साहब, जितने बाहर से पत्थर हैं उनके अतीत में उतना ही गहरा जख्म है। खैर, तुम पहले यह सूप पी लो और यह दवा खा लो। रात के उस तूफान के बाद तुम्हारे बदन को इसकी जरूरत है। निशा ने जब अपनी चाचा धीरज शर्मा का नाम सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसके सगे चाचा ने सिर्फ जुए के कर्ज के लिए उसे नहीं बेचा था, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत पुरानी और खूनी दुश्मनी थी। इसी बीच राठौर मेंशन के निचले हिस्से में बने आलीशान और विशाल लिविंग रूम का माहौल किसी शमशान जैसा ठंडा था। वहां की दीवारों पर लगी पुरानी बंदूकें और पूर्वजों की तस्वीरें इस खानदान के रसूख और ऑरा को बयां कर रही थी। विक्रम एक काले रंग के 3 पीस सूट में पूरी ठसिक के साथ सोफे पर बैठा था। रात भर जागने और निशा के बदन के साथ उस डार्क खेल को खेलने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान का एक भी अंश नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी वही कातिलाना तेज था। वह अपने हाथ में ब्लैक कॉफी का मग लिए किसी गहरी सोच में डूबा था। तभी मैन गेट से एक और दमदार किरदार की एंट्री हुई। यह 6 फीट लंबा कसरती बदन और आंखों में गहरी वफादारी लिए जो शख्स अंदर आया वह था रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र न सिर्फ विक्रम का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स और राइट हैंड था, बल्कि वह विक्रम का इकलौता ऐसा दोस्त था जो उसके गुस्से के सामने खड़े होने की हिम्मत रखता था। राठौर साहब, रुद्र ने पास आकर हल्के से अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज़ में एक आर्मी ऑफिसर जैसा अनुशासन था। धीरज शर्मा के बारे में खबर मिली है, वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन हमारे आदमियों ने उसे नेपाल बॉर्डर के पास एक ठिकाने पर ढूंढ निकाला है। वह फिलहाल हमारी कस्टडी में है। आपका क्या हुक्म है? क्या उसे यहीं लाकर ख़त्म कर दें? विक्रम ने अपनी कॉफ़ी का एक घूंट लिया और मग को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि संगमरमर के फर्श पर उसकी गूंज सुनाई दी। नहीं रुद्र, धीरज शर्मा को इतनी आसानी से मौत देना मेरे उस दर्द का अपमान होगा जो उसने मेरे परिवार को दिया था। उसे जिंदा रखो। उसे हर दिन हर पल यह एहसास होना चाहिए कि उसकी सबसे लाडली और मासूम भतीजी निशा शर्मा इस समय विक्रम राठौर के बेडरूम में किसी हॉल में है। उसे तड़पाओ पर उसकी सांसें मत रुकने देना। रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए ऊपर बेडरूम की तरफ देखा और कहा, लेकिन विक्रम, वो लड़की निशा, वह इस सब में बेकसूर है। उसने तुम्हारे अतीत का कोई गुनाह नहीं देखा। रात को तुमने उसके साथ जो किया। रुद्र, विक्रम की आवाज सेठ की दहाड़ की तरह गूंजी। वह सोफे से खड़ा हो गया और उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि कमरे की हवा जैसे जम गई हो। मेरे और उस लड़की के बीच क्या होता है यह तय करने वाले तुम नहीं हो।
वह अब मेरी खरीदी हुई गुलाम है। उसके जिस्म के हर हिस्से पर, उसकी हर सिसकी पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने उसे तड़पाने के लिए खरीदा है, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, वह इसी तरह हर रात मेरे बिस्तर पर मेरी नफरत का सामना करेगी। रुद्र ने अपनी आंखें झुका ली। वह जानता था कि जब विक्रम के सिर पर बदले का खून सवार होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी मैंसन के विशाल दरवाजे पर एक और कार आकर रुकी। गाड़ी से एक बेहद खूबसूरत, आधुनिक लेकिन बेहद सातिर औरत उतरी। उसने लाल रंग की महंगी वन पीस ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ देखी जा सकती थी। वह कोई और नहीं, तनीषा सिंघानिया थी, शहर के एक और बड़े बिजनेसमैन की बेटी, जो सालों से विक्रम राठौर से शादी करके इस साम्राज्य की मालकिन बनने की ख्वाब देख रही थी। तनीषा ने जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, उसकी नज़र विक्रम की शर्ट के कॉलर पर पड़ी, जहां रात के उस मोमेंट्स के दौरान निशा के नाखूनों के हल्के खरोच के निशान थे। तनीषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विक्रम! तनीषा चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम कल रात उस घटिया ग्रे मार्केट से एक मामूली और बिकी हुई लड़की को अपने इस पवित्र मैंसन में लेकर आए हो, और उसे तुमने अपनी पर्सनल बेडरूम में रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी बाजारू औरत को उस जगह देने की जो मेरी होने वाली है? विक्रम ने तनीषा की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और ठंडे लहजे में कहा, तनीषा सिंघानिया, अपनी आवाज की पिच को मेरे सामने नीचा रखो। राठौर मेंशन में कौन आता है और मेरे बिस्तर पर कौन सोता है, यह फैसला सिर्फ मेरा होता है। तुम यहाँ सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की हैसियत से आती हो, अपनी हदें मत भूलो। तनीषा ने गुस्से में अपने पैर पटके और ऊपर बेडरूम की तरफ देखते हुए मन ही मन कसम खाई, निशा शर्मा, तुमने विक्रम के करीब आने की जरूरत की है। मैं तुम्हारी जिंदगी को इस मेंशन के भीतर ही वो नरक बना दूंगी कि तुम खुद अपनी मौत की भीख मांगोगी। राठौर मेंशन के उस आलीशान पेंट हाउस बेडरूम का तापमान दोपहर होते होते और भी ज्यादा गर्म हो चुका था। कमरे के भीतर की मध्यम रोशनी और सुनहरी रंगत वहां फैले डार्क रोमांस के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। निशा शर्मा अभी भी उसी किंग साइज बेड के कोने में सिल्क की काली चादर को अपनी मुट्ठी में भींचे बैठी थी। सावित्री अम्मा के जाने के बाद उसने वह सूप तो पी लिया था, लेकिन उसके शरीर की कपकपी और उसके दिल की घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पूरा बदन अभी भी विक्रम राठौर के रात वाले खूंखार और जानलेवा स्पर्श की यादों से बुरी तरह तप रहा था। उसकी नाजुक त्वचा पर उभरे वो नीले और लाल निशान हवा के झोंके से भी सिहर उठते थे। तभी बेडरूम के भारी दरवाजे पर अचानक किसी ने जोर जोर से हाथ मारा। निशा घबरा कर बेड से नीचे उतरने ही वाली थी कि दरवाजा एक झटके के साथ खुला और कमरे के भीतर तनीषा सिंघानिया ने कदम रखा। तनीषा की आंखों में इस समय जलन, नफरत और प्रतिशोध का एक ऐसा नंगा नाच हो रहा था जिसे देखकर निशा डर के मारे बेड की बैक रेस्ट से जाकर चिपक गई। तनीषा ने जैसे ही बेड पर बिखरी हुई चादर, निशा के फटे हुए गुलाबी कुर्ते के टुकड़े और उसकी पीठ पर बने विक्रम की उंगलियों के निशान देखे, उसका खून खौल उठा। तो तुम ही हो वो बाजारू औरत जिसे विक्रम 10 करोड़ में खरीद कर लाया है। तनीषा चिल्लाते हुए बेड के बिल्कुल करीब आई। उसने बिना किसी रहम के निशा के बालों को अपनी तरफ अपनी महंगी उंगलियों से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेड पर लेटने की? यह जगह मेरी है। विक्रम राठौर सिर्फ मेरा है। तुम जैसे बिकी हुई लड़कियों की औकात मेरे जूतों को साफ करने की भी नहीं है। निशा दर्द से कराह उठी। उसके सिर की त्वचा खींचने लगी थी। छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। आपके विक्रम ने मुझे जबरन यहाँ कैद किया है। आप मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं इस मेंशन में एक पल भी नहीं रहना चाहती। निशा ने रोते हुए तनीषा के हाथ को हटाने की कोशिश की। झूठ मत बोलो। तनीषा ने निशा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे शांत बेडरूम में सुनाई दी और निशा के गोरे गाल पर तनीषा की उंगलियों के लाल निशान छप गए। निशा बेड पर एक तरफ गिर पड़ी। उसके होंठ के कोने से खून की एक पतली लकीर बह निकली। तनीषा ने उसके खुले हुए बदन को घूरते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपनी बेबसी का नाटक करती हैं ताकि विक्रम जैसे मर्दों का ध्यान खींच सके। लेकिन याद रखना, मैं तनीषा सिंघानिया हूँ। अगर तुम इस कमरे से जिंदा बाहर निकली तो मेरा नाम बदल देना। तभी दरवाजे पर रुद्र प्रताप सिंह की भारी आवाज गूंजी, तनीषा जी, अपनी हद में रहिए।
रुद्र हाथ में कुछ फाइलें लिए वहां खड़ा था। उसकी आंखों में तनीषा के लिए साफ तौर पर गुस्सा था। विक्रम साहब का सख्त हुक्म है कि उनकी मर्जी के बिना इस कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता। अगर उन्हें पता चला कि आपने उनकी अमानत पर हाथ उठाया है तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का क्या हश्र होगा, यह आप अच्छे से जानती हैं। बेहतर होगा कि आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकल जाएं। तनीषा ने गुस्से से रुद्र को घूरा, लेकिन वह विक्रम की खौफ को और उसकी ताकत को अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने निशा की तरफ एक आखिरी जानलेवा नजर डाली और अपनी सैंडल की कटकट आवाज के साथ कमरे से बाहर निकल गई। रुद्र ने निशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। उसने बिना कुछ बोले कमरे का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और बाहर से लॉक लगा दिया। निशा फर्श पर बैठी अपने गाल को सहलाती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि इस महल के भीतर हर कोई उसका दुश्मन है। रात के 11 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट राठौर मेंशन के सन्नाटे को बार बार चीर रही थी। बेडरूम की खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें तेजी से टकरा रही थी। निशा ने डर के मारे कमरे की सभी लाइटें बंद कर दी थी। सिर्फ बेड के पास लगा एक छोटा सा लाल लैंप जल रहा था, जिससे पूरे कमरे में एक रहस्यमयी डार्क और उत्तेजक लालिमा फैली हुई थी। निशा ने अपने फटे कपड़ों को बदलकर सावित्री अम्मा द्वारा दी गई एक साधारण सफेद सिल्क की नाइटी पहन ली थी। वह नाइटी इतनी पतली और नाजुक थी कि उसके भीतर से निशा के सुडैल बदन के कर्व्स, उसकी पतली कमर और उसकी उभरती हुई शरीर का उभार साफ झलक रहा था। तभी दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक खुला। निशा का दिल अपनी पूरी रफ्तार से धड़कने लगा। दरवाजे के पार से विक्रम राठौर के भारी जूतों की आहट अंदर दाखिल हुई। विक्रम अंदर आया और उसने दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी ब्लैक शर्ट उसके कसरती बदन और चौड़ी छाती से इस कदर चिपकी हुई थी कि उसके भीतर की गठीली मांसपेशियां साफ उभर कर दिख रही थी। उसके माथे से पानी की बूंदें टपक कर उसके तीखे होठों पर गिर रही थी। उसकी आंखों में इस समय जो नशा, गुस्सा और जुनून था, उसे देखकर निशा का पूरा वजूद कांप उठा। विक्रम ने आते ही अपनी गीली शर्ट के सभी बटन एक एक कर खोले और उसे उतार कर फर्श पर फेंक दिया। अब उसका पूरा बदन कसरती और गठीली उस लाल रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। वह धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने में एक ऐसा और सम्मोहन था कि निशा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। सुना है आज दिन में मेरे इस बिल्ली ने मेरे घर में काफी तमाशा किया। विक्रम की भारी धीमी और मदहोश आवाज कमरे की हवा में पिघलने लगी। वह बेड पर चढ़ा और घुटनों के बल रेंगता हुआ निशा के बिल्कुल करीब आ गया। मैंने 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 कुछ नहीं किया। आपकी वो सहेली तनीषा यहाँ आई थी, उसने मुझे मारा। निशा ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी सफेद सिल्की नाइटी का निचला हिस्सा विक्रम के घुटनों के नीचे दब चुका था। तनीषा ने जो किया उसका हिसाब मैं उससे ले लूंगा। विक्रम ने निशा की पतली कलाई और उसकी फौलादी उंगलियों में दबोचा और उसे एक झटके से अपने इतने करीब खींच लिया कि निशा का सीना सीधे विक्रम के गर्म छाती से टकरा गया। दोनों के जिस्म की गर्मी एक दूसरे में समाने लगी। लेकिन मुझे इस बात से नफरत है कि मेरे अलावा इस बदन पर और कोई अपना हाथ उठाए। इस पर दर्द देने का और इसे सहलाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा है हक है। विक्रम की गहरी और भूखी नजरें निशा के सूजे हुए होंठ पर गई, जहां से खून निकला था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन उभरा। उसने अपनी उंगली के अंगूठे से निशा के उस जख्मी होंठ को बेहद बेरहमी से दबाया, जिससे निशा के मुंह से एक तीखी सिसकी निकली। आह, दर्द हो रहा है, छोड़िए। निशा ने अपने हाथ विक्रम की छाती पर टिकाकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन विक्रम पर इस समय वासना और बदले का भूत सवार था। इस दर्द को अपनी आदत बना लो निशा शर्मा, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा और बिना एक पल गवाए अपनी होठ सीधे निशा के कांपते हुए गुलाबी होठों पर रख दिए। यह कोई आम किस नहीं थी। यह विक्रम की नफरत, उसकी भूख और उसके बेपनाह जुनून का एक क्रूर हमला था। उसने निशा के होठों को अपने दांतों के बीच बेरहमी से भींचा और उन्हें पूरी शिद्दत से चूमने लगा। निशा ने अपने पैर बेड पर पटके उसने अपनी मुट्ठियों से विक्रम की मजबूत पीठ पर प्रहार किए, लेकिन विक्रम का विशाल और भारी बदन उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह था। विक्रम की जुबान निशा के मुंह के भीतर दाखिल हुई और उसने निशा के पूरे वजूद के रस को चूसना शुरू कर दिया। निशा का दम घुटने लगा था, लेकिन उस खौफ के बीच उसके बदन में एक ऐसी तीव्र उत्तेजना दौड़ रही थी जिसने उसकी सोच समझ को पूरी तरह सुला दिया था। विक्रम ने किस को तोड़ते हुए अपनी गर्दन नीचे झुकाए और उसके होंठ निशा की गोरी गर्दन
बदन पर आ गए। उसने वहां की नाजुक त्वचा को अपने दांतों से काटा, जिससे निशा के मुंह से एक चीख निकल गई जो सीधे विक्रम के कानों में जाकर विलीन हो गए। विक्रम का हाथ अब निशा की सफेद सिल्की नाइटी की पतली डोरियों पर था। उसने एक ही झटके में उन डोरियों को खींच दिया, जिससे वह नाइटी निशा के कंधों से सरकती हुई उसकी कमर तक आ गई। अब निशा का पूरा ऊपरी बदन, उसकी सुडौल और उभरी हुई शरीर पूरी तरह से उसके सामने थी और उस लाल रोशनी में अद्भुत लग रही थी निशा। विक्रम की भूखी नजर निशा के उन दोनों गोल पर टिक गई, जो उसकी तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे। विक्रम ने अपने दोनों बड़े और गर्म हाथ निशा के ऊपर जमा दिए और उन्हें बेरहमी से बीचना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों का दबाव इतना सख्त था कि निशा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली शुष्कियां अब डर की नहीं बल्कि एक चरम कामुकता की थी। विक्रम ने झुककर अपनी गर्म जुबान निशा के ऊपर फेरना शुरू किया और फिर पूरे हिस्से को अपने मुंह में भर लिया। विक्रम, प्लीज रुक जाइए। निशा की आवाज अब पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। उसके हाथ, जो पहले विक्रम को दूर धकेल रहे थे, अब खुद ब खुद विक्रम के घने वालों के भीतर फंस चुके थे और वह अनजाने में विक्रम के सिर को अपने सीने पर और कस रही थी। विक्रम का एक हाथ नीचे बढ़ा और उसने निशा के नाइटी को उसके पैरों से पूरी तरह से बाहर खींचकर फेंक दिया। अब उन दोनों के बीच कपड़ों की लगभग कोई दीवार नहीं बची थी। विक्रम ने निशा के दोनों पैरों को ऊपर उठाया और उन्हें अपने मजबूत कंधों पर टिका दिया। निशा का कोमल और बेदाग शरीर अब विक्रम के उस विशाल और कठोर पुरुषोत्तम के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण करने को तैयार था। विक्रम ने निशा की आंखों में झांका, जहां केवल मदहोशी और आंसुओं का सैलाब था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को निशा के भीतर धकेल दिया। एक असहनीय दर्द और एक तीव्र आनंद की चीख निशा के गले से निकली और पूरे बेडरूम में गूंज गई। विक्रम ने उसकी चीख को अपने होठों से दबा दिया। बाहर बारिश का तूफान अपने सवाब पर था और अंदर इस आलीशान बेड पर विक्रम की नफरत और निशा की बेबसी का वो डार्क खेल अपनी सारी हदें पार कर रहा था, जहां हर धक्के के साथ निशा शर्मा पूरी तरह से विक्रम राठौर के जुनून के रंग में रंगती जा रही थी। दर्द। राठौर मेंशन के उस बंद पेंट हाउस बेडरूम में मूसलाधार बारिश की आवाजें अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन बेड पर सुलगती हुई सांसों का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। विक्रम का पूरा वजन निशा के नाजुक और थक चुके बदन पर था। दोनों के जिस्म पसीने की बूंदों से भीगे हुए थे। विक्रम ने निशा के दोनों पैरों को अभी भी अपने मजबूत कंधों पर जकड़ रखा था और उसका हर एक गहरा धक्का निशा की रूह को अंदर तक कपा रहा था। विक्रम, बस कीजिए, अब और दर्द नहीं सहा जाता। निशा की आवाज़ पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके दोनों हाथ बेड की काली सिल्क की चादर को इतनी जोर से भींचे हुए थे कि चादर की सिलवटें उसकी उंगलियों में फंस गई थी। विक्रम ने उसकी दर्द भरी सिसकी को सुनकर भी अपनी रफ्तार कम नहीं की। उसकी आंखों में इस समय आदिम वासना और बदले का एक ऐसा नशा था जो थामे नहीं थम रहा था। उसने निशा के दोनों हाथों को जोरदार पर टिके थे उसने निशा के दोनों हाथों को, जो चादर पर टिके थे, एक बार फिर अपने हाथों से दबोचा और उन्हें बेड पर ऊपर की तरफ पिन कर दिया। उसने झुककर निशा के भीगे गाल और उसकी गर्दन के उसकी जिह्वा हिस्से पर अपने होठ जमा दिए, जहां से कुछ देर पहले खून की हल्की बूंदें निकली हुई थी। चुप रहो निशा। विक्रम की आवाज़ बेहद भारी, गहरी और कांपती हुई गूंजी। मैंने कहा था ना, इस बिस्तर पर तुम्हारी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है। तुम जितना तड़पोगी मेरे दिल की, वो पुरानी आग उतनी ही ठंडी होगी। यह कहते ही विक्रम ने एक आखिरी बेहद गहरा और तीखा धक्का दिया। निशा के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि विक्रम ने तुरंत अपने होठ उसके मुंह पर रख दिए और उसकी उस आखिरी सिसकी को पूरी तरह अपने भीतर सोख लिया। उस चरम क्षण पर विक्रम का पूरा पुरुषत्व निशा के भीतर पिघल गया, जिससे निशा का पूरा बदन एक तीव्र सिरहन के साथ कांप उठा। उसके पैर विक्रम के कंधों से ढीले होकर बेड पर गिर पड़े। दोनों के जिस्म की गर्मी उस लाल रोशनी में थम सी गई। विक्रम कुछ पल के लिए निशा के सीने पर ही अपना सिर टिकाए हाँफता रहा। निशा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो वह उसकी छाती को फाड़कर बाहर आ जाएगा। कुछ देर बाद विक्रम उसके ऊपर से हटा और बेड के दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। उसने बिना कोई शब्द बोले रजाई को अपने ऊपर खींचा और अपनी आंखें बंद कर ली। निशा बेड के उस गिले और बिखरे हुए कोने में बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रही। उसके शरीर का एक एक जोड़ इस कदर टूट रहा था मानो उस पर कोई बड़ी आफत गुजर गई हो। उसके शरीर पर और बेड की चादर पर कुछ खून की हल्की हल्की बूंदें बिखर चुकी थी, जो इस बात को गवाह दे रही थी कि विक्रम की नफरत ने उसकी मासूमियत को पूरी तरह कुचल दिया था। वह चुपचाप करवट लेकर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गई।
और बिना कोई आवाज़ किए अपनी सूजी हुई आंखों से आंसुओं को बहने दिया। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। खिड़की के पार से धुंधली सी सफ़ेद रोशनी कमरे के भीतर आ रही थी। विक्रम की आंखें खुली। वह एक झटके में उठकर बैठ गया। उसकी नज़र अपने ठीक बगल में सोई हुई निशा पर पड़ी। निशा अभी भी लगभग बिना कपड़ों की रजाई को खुद से बुरी तरह लपेटे सो रही थी। उसके चेहरे पर बिखरे हुए काले बाल उसके गालों पर चिपके थे और उसके होठों पर सूजे हुए नीले निशान साफ दिख रहे थे। विक्रम ने एक पल के लिए निशा के उस शांत और मासूम चेहरे को देखा। उसके पत्थर दिल के किसी कोने में एक बहुत ही हल्की सी कसक उठी, लेकिन उसने तुरंत अपने जबड़े भींच लिए और उस भावना को दबा दिया। वह बेड से उतरा, अपना सिल्क का ब्लैक गाउन पहना और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे बाद जब विक्रम पूरी तरह तैयार होकर ब्लैक 3 पीस सूट में बाथरूम से बाहर निकला तो निशा भी होश में आ चुकी थी। वह चादर को अपने बदन पर लपेटे बेड की दीवार से पीठ टिकाए बैठी थी। उसकी आंखों में अब रोने की ताकत भी नहीं बची थी। वहां सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और खौफ था। विक्रम उसकी तरफ बढ़ा और अपनी कलाई पर महंगी घड़ी बांधते हुए ठंडे लहजे में बोला, सावित्री अम्मा कुछ ही देर में तुम्हारे लिए नए कपड़े और नाश्ता लेकर आएंगी। मैं शाम को वापस आऊंगा और याद रखना, अगर तुमने इस कमरे की दहलीज को पार करने की कोशिश भी की तो अंजाम कल रात से भी बदतर होगा। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शून्य में घूरती रही। विक्रम ने उसे एक आखिरी नजर देखा और अपने जूतों की कटकट आवाज के साथ कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आलीशान डाइनिंग टेबल पर विक्रम अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। तभी रुद्र प्रताप सिंह तेजी से हॉल के भीतर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुराना काले रंग का चमड़े का बैग था और उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। राठौर साहब, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, रुद्र ने पास आकर फाइलें टेबल पर रखते हुए कहा। विक्रम ने कॉफी का कप नीचे रखा और अपनी गहरी आंखें रुद्र पर टिकाई। क्या बात है रुद्र? धीरज शर्मा के ठिकाने से कोई नई खबर? हाँ विक्रम, हमारे आदमियों ने जब धीरज शर्मा के उस पुराने लॉकर की तलाशी ली जो नेपाल बॉर्डर के पास था, तो वहां से यह बैग मिला है। इसमें कुछ ऐसे दस्तावेज और पुरानी तस्वीरें हैं जो हमारे अतीत के उस काले राज्य से जुड़ी हैं। रुद्र ने बैग खोलते हुए कहा। विक्रम ने जैसे ही उस बैग के भीतर से एक पुरानी जली हुई तस्वीर निकाले, उसके हाथ जहां के तहां रुक गए। उस तस्वीर में विक्रम के स्वर्गीय पिता के साथ कोई और नहीं बल्कि निशा के पिता राघव शर्मा खड़े थे और उनके पीछे बैकग्राउंड में उसी फैक्ट्री की तस्वीर थी जिसमें सालों पहले आग लगी थी और विक्रम का पूरा परिवार जिंदा जल गया था। लेकिन उस तस्वीर के पीछे खून से एक लाइन लिखी हुई थी, राठौर साम्राज्य का असली कातिल धीरज नहीं बल्कि आगे का नाम जला हुआ था। विक्रम का ऑरा एक झटके में इतना खौफनाक हो गया कि डाइनिंग एरिया की कांच की क्रॉकरी हल्की सी कांपने लगी। उसने उस तस्वीर को अपनी मुट्ठी में इस कदर भींचा कि कागज मुड़ गया। इसका मतलब धीरज शर्मा सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। यही नहीं विक्रम, रुद्र ने आगे झुककर बेहद गंभीर आवाज में कहा, इन कागजातों के मुताबिक राघव शर्मा यानी निशा के पिता ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद और उस राज की वसीयत निशा के नाम की थी। निशा को शायद खुद नहीं पता, लेकिन उसके पास एक ऐसी चाबी है जो राठौर खानदान की तबाही के उस असली चेहरे को बेनकाब कर सकती है। विक्रम सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रात वाली वासना अब एक खूनी गुस्से में बदल चुकी थी। उसने ऊपर बेडरूम की तरफ देखा जहां निशा कैद थी। तो मेरी वो मासूम कैदी सिर्फ एक बदला नहीं है, बल्कि वह उस राज का सबसे बड़ा जरिया है जिसे छुपाने के लिए मेरे परिवार को मार दिया गया। अभी विक्रम और रुद्र इस बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी मैंसन के मुख्य द्वार पर एक और तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। इस बार सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक और तनीषा के पिता अभिमान सिंघानिया अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ राठौर मैंसन के भीतर दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक सातिल और कुटिल मुस्कान थी जो यह साफ बयां कर रही थी कि वह इस डार्क खेल में एक नया और खतरनाक मोड़ लाने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।